Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 3 Election and Representation. So, Election and Representation में हमने Election and Democracy start कर दिया था last session में और हमने इंडियन इलेक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ी चीज़ें पढ़ी थी और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हमारे यहाँ अडॉप्टेड है उसके बारे में बात पढ़ी थी, है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ऑल्सो फिर हम देखेंगे कि हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मेजॉरिटी ऑफ इलेक्शंस में क्यों अडॉप्ट किया है। और आने वाले सेशंस में हम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्वेशन की बात की गई है वो पढ़ेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करेंगे कि कैसे इंश्योर कर सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन से, और उसके क्या रिफॉर्म्स की बात की जा रही है वो हम आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए हमें क्या पढ़ना है? ये 3 टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आपके एनसीईआरटीज में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं दूसरी कंट्रीज के, ठीक है, किसके? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम की। अब इजराइल मॉडल क्या है? इजरायली मॉडल पढ़ते हैं। देखिए, इजराइल में क्या होता है, जिस भी पार्टी को जितने वोट मिले होंगे उसी प्रोपोर्शन में उसको पार्लियामेंट में सीट मिलेगी। ये टोटल अपोजिट है हमने जो पढ़ा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कितने लोग वोट कर रहे हैं, ज़रूरी ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको सिर्फ बाकियों से ज़्यादा वोट मिले हों, दैट इज़ इट। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरे देश को इन्होंने एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया है। अब क्या करेंगे, सपोज ए पार्टी को 10% लोगों ने वोट दिया है, ठीक है, जो लोग वोट देने गए थे उनमें से 10% लोगों ने वोट दिया है, तो इनकी पार्लियामेंट में ए पार्टी के पास 10 सीट्स हो जाएंगी, यानी कि सिमिलर प्रोपोर्शन में सीट्स हो जाएंगी जितने भी उसको वोट मिले हैं। तो इससे क्या होगा, जो माइनॉरिटी पार्टी होगी, यानी कि अगर जैसे कि सपोज कोई माइनॉरिटी पार्टी है उसको सिर्फ 1% वोट मिला है, तो वो भी अपनी सीट जो है सिक्योर कर सकती है। कहाँ पर वो अपनी सीट सिक्योर कर सकती है? गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में, ठीक है। ईच party fills its quota of seats by picking those many of its nominees from the preference lists that has been declared before the elections। फिर पार्टी क्या करेगी? पार्टी अपने नॉमिनीज को प्रेफरेंस लिस्ट, जो भी देखो इलेक्शन के पहले अपने प्रेफरेंस लिस्ट निकालती है कि ये नॉमिनीज होंगे, अगर आपने हमारी पार्टी को वोट दिया तो आप इन चेहरों को देखोगे गवर्नमेंट में। उसी तरह से ये क्या करेंगे, नॉमिनीज कर देंगे, फिर जब सीट्स आ जाएंगी उसके बाद उन नॉमिनीज को इलेक्ट कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी कि वोट्स के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन हुआ, सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज अ सेम प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। देखो, पीआर सिस्टम का 2 वेरिएशन हो सकते हैं, जैसे कि इजराइल, नीदरलैंड में, जहां पे पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया गया और डिफरेंट पार्टी जितना भी वोट लेकर आ रहे हैं, ABCD, सपोज ये पार्टीज हैं, एक ने 10% वोट लेकर आया, बी ने 20%, सी ने 60% और डी ने 10%, तो क्या होगा, इनको अपने वोट्स प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट मिल जाएगी पार्लियामेंट में, ओके। और दूसरा सिस्टम होता है, जो सिस्टम चलता है अर्जेंटीना में और पोर्टुगल में। क्या सिस्टम होता है? जहाँ पे आपको पूरा देश जो है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होगा और हर पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से लिस्ट प्रिपेयर करती है कि उसको कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोगों को इलेक्ट करना है, ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ा थर्ड वेरिएंट चलता है, ओके। इंडिया अडॉप्टेड द थर्ड वेरिएंट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और वो भी हमने लिमिटेड स्केल पे अपने अडॉप्ट किया है, यानी कि कुछ ही इलेक्शंस में हमने अडॉप्ट किया है, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, राज्यसभा का इलेक्शंस एंड विधान परिषद। देखिए, मैं आपको पहले विधान परिषद क्या होती है एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ। आप जानते हैं हमारे यहाँ पार्लियामेंट किन लोगों से मिलकर बनती है? हमारे यहाँ पार्लियामेंट मिलकर बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से, राइट। ये 3 ऑर्गन है। उसी तरह सिमिलर स्टेट आपको देखने मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में भी, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा, एक गवर्नर होगा जो कि प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर होगा, फिर आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ से MLA इलेक्ट होके आते हैं, और होता है विधान परिषद। अब आपको ये याद रखना है कि हर एक स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि विधान परिषद हो। देखिए, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इसको बोला जाता है बाय कैमरियल लेजिस्लेचर। तो ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखने मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट में भी देखने मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में बाय कैमरियल लेजिस्लेचर हो, हर एक स्टेट में
विधान परिषद हो, लेकिन अगर होगा तो वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इंडिया ने किया है थर्ड वेरिएंट और अडॉप्ट। किसके इलेक्शन में होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड विधान परिषद। ये समझने से पहले कि हमारे यहाँ का थर्ड वेरिएंट किस तरह डिफरेंट है, हम पहले नॉर्मल फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो, हमने देखा था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हमने इजरायली मॉडल में देखा और दूसरे मॉडल्स में देखा कि ज़्यादा बड़े ज्योग्राफिकल प्लेसेस को कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जैसे डिमार्केट किया जाता है, ठीक है, या फिर पूरी कंट्री को। सेकेंड इज, यहाँ पर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट या फिर पार्टी ने किस तरह की लिस्ट निकाली है। फिर यहाँ पे वोटर्स वोट्स फॉर द कैंडिडेट्स, है ना, यहाँ पे लोग अपने कैंडिडेट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देते हो, लेकिन यहाँ पे वोटर्स वोट्स फॉर द पार्टी। और क्या डिफरेंस है? अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। अब क्या करेगी यहाँ पे पार्टी के पास, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में एग्जाम्पल देखा कांग्रेस पार्टी का, है ना, तो वही सिस्टम यहाँ पर भी है कि कांग्रेस पार्टी को कम वोट मिले थे, लेकिन तब भी उसने सीट्स उसको ज़्यादा मिली थी। फिर उसके बाद पीआर सिस्टम में क्या होता है, हर एक पार्टी अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से उसी परसेंटेज में उसको वोट मिले हैं, जिस परसेंटेज में वोट मिले हैं उसी के हिसाब से उसको सीट्स मिलती हैं। इस सिस्टम में क्या होगा, कैंडिडेट्स जो कि सिर्फ 50% प्लस 1 वोट्स लेकर आए वो जीत जाएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट्स हु विंस द इलेक्शंस गेट्स द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, एग्जाम्पल है यूके और इंडिया का, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा इजराइल और नीदरलैंड्स का। दोनों के एग्जाम्पल हम समझ चुके हैं। अब देखिए, हम एक वेरिएंट समझेंगे, थर्ड वेरिएंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, जो कि राज्यसभा में होता है। हमने हमारे देश में थर्ड वेरिएंट ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अडॉप्ट किया है। क्या है उसका नाम? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, जो कि राज्यसभा इलेक्शंस में फॉलो होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी फॉलो होता है। सो देखिए, एवरी स्टेट, देखिए हमारे यहाँ हर एक स्टेट का, नाउ यू नीड टू सी दैट राज्यसभा इज व्हाट, राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पे स्टेट से लोगों को इलेक्ट किया जाता है। अब एवरी स्टेट हैज स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स, ठीक है, हर एक स्टेट पर स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स होगा बेस्ड ऑन अगेन पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स डिवाइडेड होंगे। यानी कि जो बड़ा स्टेट होगा, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होंगे, वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, जो कम पॉपुलेशन वाला स्टेट होगा वहाँ से कम रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। और इनको इलेक्ट कौन करेगा, यानी कि वोटर्स कौन होंगे? वोटर्स होंगे MLAs। ओके, जो भी उस स्टेट असेंबली के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो वोटर्स होते हैं। अब हर एक वोटर को क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लोगों को रैंक करना है। अभी मैं आगे जाके समझाऊंगी आपको। और टू बी डिक्लेयर्ड एज अ विनर, अब विनर डिक्लेयर होने के लिए हर एक कैंडिडेट को एक मिनिमम कोटा तो चाहिए ही है, यानी कि पासिंग मार्क्स हो गया, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब ये मिनिमम कोटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल वोट्स pooled divided by total number of candidates plus 1 whole and all plus 1, यानी कि सपोज, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आप टोटल जो MLAs हैं वो 200 है और आपको 4 लोगों को जो है इलेक्ट करना है एज अ राज्यसभा सीट्स के, सारी चार ही सीट्स हैं आपके स्टेट से, तो 4 + 1 एंड +1, तो आंसर कितना हो जाएगा? 41। तो हर एक कैंडिडेट को, जो विनिंग कैंडिडेट है, उसको एटलीस्ट इतना जो कोटा है, ये दिस मच कोटा ऑफ वोट्स ही विल हैव टू गेन। ओके, नाउ अब हम समझते हैं सिस्टम क्या है। समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल X इज MLA, Y इज MLA एंड Z इज MLA, ठीक है। आप लोगों को दिया गया है बैलेट पेपर, ठीक है, इस तरह का आपका पास बैलेट पेपर होगा जहाँ पे आपके पास है A, B, C, D एंड E, ठीक है। X, Y और Z के पास ये बैलेट पेपर्स हैं। A, B, C, D, E क्या है? ये कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शंस में खड़े हुए हैं। अब X के पास ये प्रेफरेंस दे सकता है, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे मत जाइए, हमें सिर्फ 4 ही जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्ट करने हैं। तो X क्या करेगा? अपने प्रेफरेंसेस देगा। क्या प्रेफरेंसेस देगा? वो बोलेगा कि भाई पहले नंबर पे मैं चाहता हूँ कि A जो है वो इलेक्ट हो,
अगर ये नहीं हुआ तो मैं चाहता हूँ फिर बी हो जाए, नहीं तो फिर सी या फिर डी या फिर ई। इस तरह से अपना प्रेफरेंस डाल देगा। फिर वाई क्या करेगा, वाई भी अपना प्रेफरेंस डालेगा। सपोज करिए वाई ने भी ए को रखा पहली प्रेफरेंस पे, फिर बोला कि सेकेंड प्रेफरेंस पे मैं सी को रखूँगा, थर्ड पे बी को रखूँगा, फिर फोर्थ पे डी को रखूँगा। इस तरह से इनका भी सिमिलर आपको देखने मिल गया। ठीक है, इस तरह से क्या कर देंगे, पहले प्रेफरेंस दे देंगे। अब इन प्रेफरेंस को काउंट कैसे किया जाएगा, पहले देखा जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किन लोगों ने किस कैंडिडेट को दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए ए को सबने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है और उसने 41% का जो कोटा है वो भी फुलफिल कर लिया, तो वो इलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आई कंट्रोवर्सी बी में। अब बी ने अगर 41% अगेन नहीं कर पाया तो ये लोग क्या करेंगे, जो कैंडिडेट है जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है इन बैलेट पेपर्स में, उसका नाम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, उसका नाम एलिमिनेट कर देंगे। और अब मान लीजिए सपोज ये ई का नाम एलिमिनेट हो गया, तो जो एलिमिनेटेड व्यक्ति है उसका जो वोट्स क्या हो जाएगा, उसका वोट ट्रांसफर हो जाएगा जिनको सेकंड प्रेफरेंस मिला है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलती जाएगी जब तक इनको 4 लोग नहीं मिल जाते अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और जब तक 4 लोग ये पर्टिकुलर कोटा फिल नहीं कर लेते। ठीक है, ऐसे होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। भाई बड़ा ही डिफिकल्ट सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हमने सिंपल सिस्टम अपनाया है FPTP का। देखिए क्या होता है, जब नॉर्मल इलेक्शन होते हैं, जब समझ लीजिए बड़े लार्ज स्केल में इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन, MLAs के इलेक्शंस, तो इलेक्शंस में क्या है, ये काफ़ी लार्ज स्केल में इलेक्शन होते हैं, नॉर्मल जनता इनको वोट देने जाती है ना। तो इस केस में क्या होगा, लोगों के लिए समझ पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है इतने टिपिकल सिस्टम को। इसीलिए हमने क्या किया है, इसीलिए हमने काफ़ी छोटे लेवल पे, और जो छोटे इलेक्शंस हैं जैसे कि राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह के इलेक्शंस में हमने इसको अडॉप्ट किया है, किसको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को। बाकी सिस्टम हमने इजी रखा है। ठीक है, अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड इंडिया अडॉप्टेड द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, क्योंकि ये सिंपल है, स्मॉल कंट्री में चल जाएगा, बड़ी कंट्री में चल नहीं सकता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम स्मॉल कंट्रीज में चल सकता है, बड़ी देशों में नहीं चल सकता। एंड द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी एंड द सक्सेस ऑफ FPTP इज द सिंप्लिसिटी, काफ़ी सिंपल है, लोगों को ईजी हो जाता है, सिंपल हो जाती हैं लोगों के लिए चॉइसेस। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड रीजन है अकाउंटेबिलिटी। अब क्या है, लोग क्या है अपने कैंडिडेट्स देखकर, अपने रिप्रेजेंटेटिव देखकर वोट करते हैं, ना कि पार्टी देखकर, तो वो उनसे अकाउंटेबिलिटी भी रखते हैं, उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है यहाँ पे। ऑल्सो स्टेबिलिटी भी रहती है। मेकर्स को लगा था कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो स्टेबल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं दे पाएगा हमारे देश को, क्योंकि देखो अब आप देखोगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आपको मेजॉरिटी मिल जाएगी, लेकिन PR सिस्टम में मेजॉरिटी मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सपोज ऐसे 20-30 करके ऐसे करके अगर सारे पार्टीज को वोट मिल गया तो ऐसे करके क्या होगा, ये आपको किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं रहेगी, फिर कोई डिसीजन प्रॉपरली एक पार्टी ले नहीं पाएगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इश्यू होगा और उसकी वजह से इनस्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। और इन केस अगर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में मेजॉरिटी ना भी रही तो हमारे यहाँ भी नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है, कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन तो करके सरकार कैसे न कैसे चला ही लेंगे। तो इससे क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एक स्मूथ तरीका बताता है, एक इफेक्टिव तरीका बताता है जिससे स्टेबल गवर्नमेंट बनी रहे। एंड नॉर्मली फंक्शनिंग ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इससे क्या होता है, 2 पार्टी सिस्टम एमर्ज होता है, यानी कि 2 मेजर कॉम्पिटिटर होंगे, वो पावर में आएंगे, कभी ये आएगा तो कभी वो आएगा। ऐसा हमने अब तक जो है ऑब्जर्व किया है। ठीक है, इसीलिए इंडिया ने क्या किया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया। सो गाइज आज के सेशन में हमने पढ़ा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में, हमने कंपैरिजन देखा और हमने देखा कि हमने क्यों लार्ज स्केल में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे रिजर्वेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवाए जा सकते हैं बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ऑल्सो उसकी जो रिफॉर्म्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस सेशन, subscribe to our YouTube channel for more videos and updates. Also download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए कैंडिडेट, सिर्फ बुक्स पढ़ने से या वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप
अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी ऐप इसके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।